बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में साइंस में अध्याय 3 धातु एवं अधातु मेटल एवं नॉन मेटल पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट, यह तीनों तरह का क्वेश्चन जो है इसके अंतर्गत आपका एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरा समझेंगे। इस चैप्टर को पूरा एक ही वीडियो में बना रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपका हर टॉपिक का जिक्र जो है इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं उस सभी टॉपिक का जिक्र आप इसके अंतर्गत करेंगे, जिसमें आपको धातु के गुण हो या धातु का गुण हो गया, वह भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो या जितने भी तरह के चीज़ हैं, ठीक है, वह सभी तरह के चीज़ों का जिक्र इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी तरह के चीज़ आए हैं उन सभी का जिक्र जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो का पहले जो है टॉपिक, उसी टॉपिक से हम लोग शुरू करते हैं। जो आपका भौतिक गुण है धातु और धातु दोनों के बारे में, इसको हम लोग समझेंगे। तो धातु और धातु के भौतिक गुणों के आधार पर क्या दोनों में डिफरेंस हो सकता है। यदि धातु का खाली भौतिक गुण पूछेगा तो एक साइड वाला समझ जाइएगा, और धातु का भौतिक गुण पूछेगा तो एक साइड का समझ जाइएगा। तो पहला जो कहता है धातु के बारे में भौतिक गुण, कहता है कि धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य होती है। आघातवर्ध क्या होता है? जिसको पीट करके क्या है चादर बनाया जा सकता है। चादर मीन्स सीट, ठीक है। और तन्य मतलब खींच करके तार बनाया जा सकता है। तो धातु को जब आप करिएगा, थोड़ा सा पीटिएगा तो चपटा भी हो जाएगा, और उसको गर्म करके खींचिएगा तो वह लंबा तार की तरह भी हो जाएगा। लेकिन धातु में यह गुण पाया जाता नहीं है, मतलब धातु आघातवर्ध और तन्य नहीं होते। दूसरा क्या है भौतिक गुण? धातुएं चमकदार होती है। धातु को यदि कोई भी पुराना धातु हो उसको रगड़ दीजिए, ठीक है, सरसपता या और कोई भी तरह की चीज़ से, तो देखिएगा कि उसके अंदर शाइनिंग आ जाता है, तो इसको धात्विक गुण कहा जाता है। तो धातु में धात्विक गुण होता है, लेकिन अधातु में क्या होता है? अधातुएं जो है चमकदार नहीं होती है, लेकिन एक अपवाद में है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? चमकदार होता है। तीसरा जो है भौतिक गुण का आधार पर डिफरेंस, कि धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक ऊंच होते हैं, ठीक है। गलनांक मीन्स गल जाना, ठोस से द्रव में आना, क्वथनांक मतलब द्रव से गैस बन जाना। तो इसका जो होता है हाई टेम्परेचर पर यह होता है। और अधातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं और वह निम्न होते हैं। यह तीसरा डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस कहता है कि धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। और अधातुएं जो होता है, लेकिन एक शीशा है जो सुचालक न हो करके कुचालक की तरह गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। लेकिन अधातुएं जो है ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, ठीक है। लेकिन अपवाद में कौन है? ग्रेफाइट है। इसके अंतर्गत आप यदि करंट दीजिएगा तो इसमें करंट प्रवाहित हो जाता है। तो अपवाद में कौन है? ग्रेफाइट है। तो यह धातु का भौतिक गुण था। तो भौतिक गुण के आधार पर आपको हम जो है धातु अधातु का 4 गो डिफरेंस समझाए। अगला टॉपिक है आघातवर्धता। आघातवर्ध, और यह गुण हो गया आघातवर्धता, मतलब मेलिएबिलिटी। तो क्या होता है आघातवर्धता? तो कुछ धातुओं को पीटकर चादर बनाए जा सकते हैं। ऐसे धातुओं को आघातवर्ध कहा जाता है, और धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धता कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, ये सब, ठीक है। तो जितने भी आभूषण आप देख रहे हैं या जितने भी इलेक्ट्रिक का सामान ज़्यादा करके देख रहे हैं, यह आघातवर्धता और तन्यता के कारण ही ये सब हो रहा है। और जितने भी धातु के सामान ज़्यादा करके जो बनते हैं वह मेटल के ही, मतलब धातु के ही बनते हैं। इसलिए धातु के जो आघातवर्धता गुण है, इसी गुण के कारण यह सब संभव हो पा रहा है। लेकिन अधातु में इस तरह का गुण मौजूद नहीं होता है। तो जैसे में एग्जाम्पल में सोना चांदी हम लोग समझ गए, तांबा होगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, लोहा होगा, यह सब आएगा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का है ना चादर मीन्स चदरा सीट बनाया जाता है। अगला जो टॉपिक है वह है तन्यता, जिसको डक्टिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो तन्यता मतलब तार बनाना। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, और ऐसे धातुओं को तन्य कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, यह सब आ जाएगा, ठीक है। तो और सोना सबसे अधिक तन्य होता है। सोना सबसे अधिक तन्य होता है। 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम
सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए तन्यता सबसे अधिक इसमें होता है। तन्यता का गुण सोना में सबसे अधिक तन्य धातु सोना है, उसके बाद चांदी है। अब अगला टॉपिक जो है धातुओं के रासायनिक गुण और अधातुओं के रासायनिक गुण। तो कुछ धातु अधातु में कुछ गुण होते हैं और वह गुण एक भौतिक गुण के आधार पर अभी आप देख ही चुके हैं, और कुछ रासायनिक गुण होते हैं। तो रासायनिक गुण के आधार पर धातु अधातु में क्या अंतर है और किस किस तरह के टॉपिक पर आपको पढ़ना है। पहला नंबर, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, मतलब धातु वायु से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। दूसरा है कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, यह दूसरा गुण है। और तीसरा है कि क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, मतलब धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, और अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। यह तीसरा इसका गुण है। तो चलिए हम लोग आते हैं कि धातु का जो अभी बताए 3 गुण धातु के बारे में। तो धातु अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर क्या अंतर है, यही है पहला। तो पहला है कि जितने भी धातु हैं सभी धातुएं, ठीक है, जितने भी धातु हैं सभी धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, सब पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। केवल एक अपवाद में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अधातु है फिर भी वह धनात्मक होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। जितने भी अधातु, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, तो ये सब जितने भी अधातु हैं वह सभी विद्युत ऋणात्मक होती हैं। दूसरा अंत है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। कोई भी धातु ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेगा तो क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाएगा। यदि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और भी ले लीजिए यदि सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। उसी तरह से अधातुएं ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करती हैं तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातु जब करेगा तो क्या बनेगा, क्षारीय ऑक्साइड, और अधातु करेगा तो क्या होगा, अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे सल्फर ऑक्सीजन से करेगा सल्फर ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, तो यह अम्लीय ऑक्साइड है। कार्बन ऑक्सीजन से करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, यह अम्लीय ऑक्साइड है। तो यह है धातु अधातु का दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस कहता है कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, या हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ये भी कर सकते हैं कि जो भी धातु है, कोई भी धातु, जैसे जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किया तो क्या बना, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। ठीक है, मतलब लवण बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। मैग्नीशियम एसिड से रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस है। तो कोई भी धातु कोई भी एसिड से रिएक्शन करेगा, वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, यह सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यह सभी से कोई से भी अभिक्रिया करेगा तो हर हालत में कौन गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। जैसे कार्बन है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बना, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इसमें अलग हुआ। अब अगला देखिए, चौथा जो डिफरेंस है वह चौथा डिफरेंस कहता है कि धातुएं जल के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से क्रियाएं करती है। भिन्न भिन्न प्रकार का मतलब है कि जैसे जल है, जल का अलग अलग कंडीशन है। यदि नॉर्मल जल है तो सभी धातु नॉर्मल जल से रिएक्शन नहीं करता है, तो कुछ कुछ धातुएं हैं जो नॉर्मल जल से भी रिएक्शन कर देते हैं। कुछ धातु जो है नॉर्मल जल से तेजी से क्रिया करते हैं, कुछ धातु नॉर्मल जल से धीमा धीमा, मतलब बहुत धीमी धीमी गति से, मतलब धीरे धीरे वह क्रिया करते हैं। कुछ धातु जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और कुछ धातु हैं जो गर्म जल और ठंडा जल से नहीं, भाप से रिएक्शन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया कि धातुएं जल के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से क्रियाएं करते हैं। ठीक है, और अधातु जल से क्रिया नहीं करती है। तो लेकिन अब यहाँ पर हम लोग यह समझेंगे कि धातु की कौन कौन धातु है जो नॉर्मल जल से तेजी से क्रिया करता है। जो सक्रिय धातु है, सक्रियता श्रेणी अभी अब तुरंत आगे हम पढ़ाएंगे अगला में। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर हैं, जैसे पोटासियम, सोडियम है, यह सबसे अधिक क्रियाशील धातु हैं, और ये अधिक क्रियाशील धातु जो है वह नॉर्मल जल से ही अभिक्रिया कर लेते हैं। तो जैसे पोटेशियम जल से अभिक्रिया, यह
क्या है, नॉर्मल जल है, ठीक है। और नॉर्मल जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। उसी तरह से सोडियम जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लेकिन यही कैल्शियम को नॉर्मल जल के साथ करेगा, समान ताप पर जब अभिक्रिया कराइएगा तो कैल्शियम के साथ जल जो है धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा और इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। लेकिन कुछ धातु हैं जो नॉर्मल जल से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो वैसे में मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम को यदि जल से रिएक्शन कराना होगा तो गर्म जल के साथ ये रिएक्शन करेगा। यदि नॉर्मल जल के साथ कराइएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब यही गर्म जल के साथ मैग्नीशियम को डाल दीजिएगा तब उस स्थिति में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। लेकिन जब यही एल्युमिनियम और फेरस जो नीचे हैं सबसे कम क्रियाशील श्रेणी में जो आते हैं सक्रियता श्रेणी में, ठीक है, तो ऐसे जो धातुएं होते हैं उनको भाप के साथ, ठीक है, किसके साथ, भाप के साथ रिएक्शन कराना पड़ता है। और जब भाप के साथ रिएक्शन कराइएगा तो कराने के बाद क्या होगा, वह भी ऑक्साइड में बदल जाएगा। जैसे एल्युमिनियम जल के साथ रिएक्शन करिएगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, मतलब रिलीज होगा। उसी तरह से लोहा जल के साथ रिएक्शन करेगा तो फेरस ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो यहाँ पर भी देखिए कि कुछ कुछ धातुएं जो है नॉर्मल जल में तेज़ी से भी क्रिया कर रहा है, धीमी भी कर रहा है। कोई धातु ऐसे हैं जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, कुछ धातु ऐसे भी हैं जिनको भाप के साथ रिएक्शन करने पर रिएक्शन हो रहा है। चैप्टर 3 धातु अधातु के अंतर्गत रासायनिक यौगिकों के गुण पढ़ेंगे और रासायनिक यौगिक किस तरह से निर्माण होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। किस तरह से रसायन, जैसे यहाँ सोडियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार हुआ है, या मैग्नीशियम क्लोराइड का, या सोडियम क्लोराइड का, या मैग्नीशियम ऑक्साइड का, या सोडियम ऑक्साइड का निर्माण किस तरह से होता है, क्योंकि यह सभी आयनिक यौगिक हैं, विद्युत संयोजक यौगिक हैं। तो इन लोग का निर्माण किस तरह से होता है यह पढ़ेंगे। और एक और छोटा सा टॉपिक है सक्रियता श्रेणी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग हर तीनों तरह का टॉपिक का बहुत ही आसान तरीका से सीखते हैं और इसी पर हम लोग आज फोकस करेंगे। तो पहला सक्रियता श्रेणी, द रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मीन्स जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु हैं उनको सबसे ऊपर रखा गया है और उनसे जो कम क्रियाशील धातु हैं उनको नीचे रखा गया है। और इस तरह से सबसे लास्ट में आप देखिएगा सोना को रख दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, धातुओं को अवरोही क्रम में सजा दिया गया है। जैसे देखिए पोटेशियम सबसे ऊपर है, सोडियम उसके बाद नीचे है, कैल्शियम उससे नीचे है, मैग्नीशियम नीचे है, इस तरह से रखता हुआ। हाइड्रोजन को भी क्या है, हाइड्रोजन भी प्लस आयन में, धन आयन में रहता है, इसलिए इसको भी बीचे बीच रखा गया है। और इस तरह से यह क्रियाशीलता हर धातु को ऊपर से नीचे घटते जा रहा है, ठीक है। और नीचे में सबसे नीचे देखिए गोल्ड है, सबसे कम क्रियाशील धातु में इसको शामिल किया गया है। तो इस तरह से बहुत से धातुएं, धातुओं की संख्या तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर जितने भी धातु को दिखाया गया है उसमें सबसे ऊपर पोटेशियम को है, उसके बाद सोडियम को है और सबसे नीचे गोल्ड को रखा गया है, ठीक है। तो यह जो धातुओं को सजाने का जो क्रम है, इसी क्रम का नाम है सक्रियता श्रेणी। अब दूसरा जो टॉपिक है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिक मतलब विद्युत संयोजक यौगिक, इसका दूसरा नाम क्या है, विद्युत संयोजक यौगिक के गुण धर्म क्या होते हैं, इसका क्या क्या गुण है। तो सबसे पहला जो गुण है वह भौतिक प्रवृत्ति है। तो इसका भौतिक प्रकृति क्या होता है, ठीक है। इस भौतिक रूप से इसकी प्रकृति ठोस द्रव गैस में किस तरह से पाया जाता है इसी के बारे में, यह भौतिक रूप से प्रकृति में किस रूप में रहता है। तो कहता है कि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं और ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, धन आयन और ऋण आयन से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और यह आयनों का समूह होता है। आयनिक यौगिक का होता है आयनों का समूह होता है और इसमें ऋण और धन आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के चलते ये यौगिक ठोस होते हैं और थोड़ा कठोर भी होते हैं।
और जब इन पर थोड़ा सा दबाव डालिएगा तो दबाव डालने से यह चूर चूर हो जाते हैं, टुकड़े में हो जाते हैं, इसलिए इसमें भंगुरता का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, तो यह पहला इसका गुणधर्म था। दूसरा गुणधर्म है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक मतलब गलना, गलना मीन्स ठोस से द्रव में आना, क्वथनांक मीन्स द्रव से गैस में बदलना। तो यह होता है, तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है या बहुत उच्च होता है। अब है कि क्वेश्चन कभी कभी आता है कि गलनांक और क्वथनांक इसका उच्च क्यों होता है। तो उच्च होने का रीजन है, कारण है, क्योंकि मजबूत अंतर आणविक जो आकर्षण बल है उस बल को तोड़ने के लिए क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। क्योंकि इनके बीच तो जो बल है, मतलब मजबूत अंतर जो आणविक आकर्षण बल जो है वह आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है और उस मजबूत बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता के कारण ही इनका गलनांक और क्वथनांक का हो जाता है, उच्च हो जाता है। तीसरा पॉइंट है घुलनशीलता, मतलब घुलता किस में है यह। ठीक है, आयनिक यौगिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल नमक है। तो वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक जो यौगिक होते हैं सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। इनको जल में, नमक को जल में घुलाइए तुरंत घुल जाएगा, लेकिन यही केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में घुलाइएगा तो यह अविलय होते हैं। ठीक है, मतलब क्या इसके बारे में गुण समझे हम लोग कि वैद्युत संयोजक यौगिक आयनिक यौगिक जो होते हैं जल में घुलनशील, और जो अकार्बनिक यौगिक हैं केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। तो ऐसे यौगिक विलायकों में क्या होते हैं, ये अविलय होते हैं। ठीक है, चौथा जो आपका इसमें गुण है वह विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, तो जितने भी आयनिक यौगिक हैं वे ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। लेकिन आयनिक यौगिक को जब गलित अवस्था में कर दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी का अंश आ जाएगा, तब उसके बाद उसमें विद्युत का चालन करने लगते हैं। तो इसका करने का मेन क्या है, कारण है, क्योंकि गलित अवस्था में क्या होता है कि विपरीत आवेश वाले आयन के मध्य क्या होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, और कमजोर होने के चलते इसका आयन जो है स्वतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं, और जब स्वतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं तो इसका आयन जो है गमन करने के चलते विद्युत का चालन होने लगता है। इसीलिए विद्युत का चालन जो है गलित अवस्था में करते हैं आयनिक यौगिक। तो यहाँ पर हम लोग 4 गो इसका जो है आयनिक यौगिक के गुण समझे। तब हम लोग तीसरा तरह का जो टॉपिक था इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा आयनिक यौगिकों का निर्माण। तो हम लोग जानते हैं आयनिक यौगिक का निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता कैसे है, इसको आपको समझना है। तो यहाँ पर हम लोग यौगिक जो बना रहे हैं वह सोडियम ऑक्साइड है, Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, तो इसमें क्या है, सोडियम है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। सोडियम का परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 2 8 1 होगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 6 होगा। ठीक है, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का यह त्याग करता है और त्याग करके जो है यह सोडियम आयन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। यह क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और सोडियम आयन बन जाता है। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए यह 1 + 4 इसमें होता है। ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और जिसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इसके बाहर में बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब यह अस्थायी अक्रिय गैस जैसी प्रकृति दिखाना शुरू कर देता है। और इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो यह भी क्या करता, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाने से, यह भी 2 इलेक्ट्रॉन लेने से इसके भी बाहरी कक्षा में 6 और इसमें 2 और मिल जाता तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता। इसलिए यह भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है किसी से और करके ऑक्सीजन आयन में बदल जाता है, ऑक्सीजन
आयन में बदल जाता है और इस तरह से यह 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है ऑक्सीजन। अब इसमें देखिए बनता कैसे इसे देख लीजिए। यहाँ पर सोडियम 2 है, सोडियम कितना है 2 है, सोडियम यहाँ 2 है और 2 क्यों है इसे भी रीजन समझ लीजिए, क्योंकि सोडियम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चाहिए, सोडियम यदि 1 रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सोडियम 2 रहे तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसलिए सोडियम यहाँ 2 गो रहता है। ठीक है, सोडियम मतलब 2 गो सोडियम के 2 परमाणु भाग लेते हैं और यहाँ ऑक्सीजन है। ठीक है, इसकी बाहरी कक्षा में आपका इसका बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। चलिए इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग दिखा देते हैं। इसका 6 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ठीक है, और इसका कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, और यह क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ भी दे देता है, यह भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग कर देता है। ठीक है, और त्याग करने के बाद क्या हो जाता है, त्याग करने के बाद यह सोडियम जो है यह पॉजिटिव चार्ज में बन जाता है। ठीक है, सोडियम क्या में बन गया पॉजिटिव चार्ज में बन गया। और उसी तरह से और ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन के आप देखिए ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में आप देख लीजिए, ऑक्सीजन का पहले से ही आपका क्या था, ऑक्सीजन के में आपका पहले ही से 6 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो आने से क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है आपका 8 हो गया और ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया, ये भी बन गया। तो यहाँ पर सोडियम जो है दोनों सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और सोडियम आयन बन जाता है। ऑक्सीजन भी क्या होता है, इनके द्वारा त्यागे गए 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके यह भी ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से आप देखिएगा कि सोडियम का 2 परमाणु ऑक्सीजन का भी 1 परमाणु मिलकर के सोडियम ऑक्साइड मीन्स कह सकते हैं Na2O का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर जो सोडियम ऑक्साइड है यह जो है आयनों का समूह है। क्या है यह, आयनों का समूह है। ठीक है, तो यह आयन के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है और इस तरह से यह बना। उसी तरह से दूसरा आ जाइए मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण। तभी हम लोग जानते हैं इसमें क्या क्या है, आपको मैग्नीशियम है और क्या है ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी आप देखिए कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के भी क्या होता है 12 होता है, तो 12 का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक मास 282। ठीक है, तो मैग्नीशियम भी क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर का 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे देता है और त्याग करके यह मैग्नीशियम आयन में बन जाता है। ठीक है, और उसी तरह से ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन के तो अभी देखे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। यह भी क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करता है ग्रहण करता है और ग्रहण करके यह ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है 6 से 8 होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करना पड़ता है और जब वह ग्रहण करता है तब वह ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता कैसे है, इसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए मैग्नीशियम है और क्या है ऑक्सीजन है। अभी तुरंत आपको देख लिए हैं कि मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, और इसके बाहरी कक्षा में कितना है 6 गो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसको ऑक्टेट होने के लिए अष्टक पूरा करने के लिए क्या है 1 इलेक्ट्रॉन या मैग्नीशियम जो है दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इस तरह से मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इधर ऑक्सीजन जो है कौन ऑक्सीजन, वह भी जो है ऑक्सीजन जो है भी आपको 2- ये भी कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इसका भी बाहर कक्षा में 2 2 4 5 1 6 6 हो गया
और इसके द्वारा जो त्यागा गया है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, इस तरह से मैग्नीशियम, यह मैग्नीशियम आयन में बदल गया, यह ऑक्सीजन आयन में बन गया। और इस तरह से आप क्या देखते हैं इसमें हम लोग यह देखते हैं कि यहाँ पर Mg2+ ऑक्सीजन 2- मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब तीसरा जो यौगिक आपको यहाँ पर जानना है वह सोडियम क्लोराइड के बारे में। तभी हम लोग जान गए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 11 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। और इसको यदि अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को अष्टक कंप्लीट रखने के लिए क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ता है। तो यह जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वह सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके साथ क्लोरीन है, कौन है, क्लोरीन है। यदि क्लोरीन के भी बारे में देखिएगा तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर जो होता है वह 17 होता है, 17 होता है। और 17 होने के चलते इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 7 होगा। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता नहीं होता है, क्योंकि इसमें उतना ऊर्जा इसके पास होता नहीं है। तब क्या करता है कि किसी के द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करके यह यौगिक का निर्माण कर देता है। तो करता कैसे है, तो क्लोरीन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और बाहर कक्षा में क्या होगा, 288 हो जाएगा, और इसका बाहर कक्षा में क्या होगा, 28 रह जाएगा जब आयन में कन्वर्ट होगा तो। और जब यह 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए एगो माइनस चार्ज हो जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करने का सिंबल हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण किया है। ये प्लस का मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन यह त्याग किया है। अब देखिए बनता कैसे है इसे देख लीजिए, सोडियम प्लस क्लोरीन। अब इसमें दिखा दीजिए इलेक्ट्रॉन को, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का यह त्याग कर देता है। ठीक है, और त्याग करके क्या बनाता है देख लीजिए। जैसे यह त्याग होता है, त्याग होने के बाद सोडियम प्लस में हो जाता है, और क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन अब हो चुका है, पहले 7 था, अब कितना हो गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसमें माइनस का चार्ज हो गया। ठीक है, 7 को इसका पहला था, एक सोडियम द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण किया या क्लोरीन से क्लोरीन आयन बन गया, और इस तरह से क्या बन गया, Na+Cl- मतलब NaCl हो गया। इस तरह से NaCl का निर्माण हो जाता है। चौथा जो यौगिक आयनिक यौगिक है मैग्नीशियम क्लोराइड, उसका निर्माण कैसा है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो मैग्नीशियम हो गया, और मैग्नीशियम का जानते हैं कि परमाणु संख्या 12 होता है, और 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा 282 होगा। और यह भी मैग्नीशियम क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है अष्टक पूरा करने के लिए, और यह मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। और यदि इसी तरह से यदि क्लोरीन भी होगा तो क्लोरीन के बारे में अभी समझ लिए कि 17 होता है, 2, 8, 7 हो गया। और जब भी यह भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी से ग्रहण करता है, क्योंकि इसका 7 है, तो 7 से 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन भी क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद यह क्लोरीन 2, 8 और 7 है तो क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो 8 हो जाएगा। और इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के चलते। तो इस तरह से क्लोरीन जो है क्लोरीन आयन में इस तरह से ग्रहण करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बदल जाता है, आयन में चेंज हो जाता है। अब है यौगिक बनता कैसे है, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम है और प्लस क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन कितना है, 2 गो है। क्यों क्लोरीन 2 गो है, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। और क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक होने के लिए, 1 क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 2 है, तो इसको दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए, इसलिए क्लोरीन जो है यहाँ 2 है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दिखाना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहर में 2 गो है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहर में 6, 7 हो गया, इसके भी बाहर में 6, 7 हो गया। ठीक है,
तो दोनों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब 7-7 इलेक्ट्रॉन हो गया तब आगे क्या होगा, तब यहाँ पर सोडियम कहा था दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको भी एगो दे रहा है, यहाँ पर भी एगो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और इस तरह से मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो इसलिए 2 मैग्नीशियम आयन में हो गया। और क्लोरीन, और क्या, क्लोरीन जो है इसका 2 गो क्लोरीन है। क्लोरीन कितना है, 2 गो है। तो दोनों क्लोरीन जो है कितना है, 7 गो था, 2 2 4 2 6 और 1 7, और इस दोनों से एक गो इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इस तरह से इतना 8 हो गया। और क्लोरीन को यहाँ 2 में दिखा दिए और इस तरह से क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दोनों क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को लिया है इसलिए एगो -4 दिए हैं। ठीक है, पहला क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक माइनस चार्ज है, 2 -4 नहीं रहेगा। और इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, इस तरह से देखते हैं कि मैग्नीशियम 2+ और क्लोरीन, ठीक है, 2 क्लोरीन 1 में हो गया और इस तरह से MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। तो इस तरह से आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। आपको यह आयनिक यौगिक, चारों जो आयनिक यौगिक हैं किस तरह से बना है यह आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है इससे संबंधित कुछ टॉपिक हैं और उन टॉपिकों को समझने के बाद धातुओं की प्राप्ति या धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है, निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इन सब को बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन धातुओं का निष्कर्षण को समझने से पहले इसमें छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं, जैसे यहाँ पर देखिए खनिज है, अयस्क है, और आगे बढ़िएगा तो निस्तापन है, भर्जन है, संक्षारण है, यसद लेपन है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर आगे बढ़िएगा तो मिश्रातु या मिश्र धातु है। तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और इसके बाद धातुओं का निष्कर्षण का अगला वीडियो में हम लोग समझेंगे। वह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उससे क्वेश्चन हमेशा हर साल आता ही आता है। तो चलिए हम इन सब टॉपिकों को पहले चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में समझने में आसानी हो जाए और आपके दिमाग में आसानी से उसका आइडिया जो है बैठ जाए कि क्या होता है ये सब। तो आइए खनिज एवं अयस्क के बारे में जानते हैं। तो खनिज के बारे में यदि केवल पूछता है तो आप इधर का बारे में लिख सकते हैं, अयस्क के बारे में पूछता है तो आप इधर के बारे में लिख सकते हैं, इधर साइड का, और यदि दोनों में डिफरेंस पूछता है तो आपको यहाँ डिफरेंस भी साथ ही है। तो चलिए हम लोग खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, इनमें अंतर क्या है यह समझते हैं। तो हम लोग पहला है कि भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब भूपर्पटी होता क्या है, तो भूपर्पटी पृथ्वी का क्या होता है, 3 लेयर है, पृथ्वी को 3 लेयरों में बांटा गया है। ठीक है, और पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी लेयर है उस लेयर का नाम भूपर्पटी है। इसी में पेड़ पौधे, सभी तरह के फसल और खनिज संपदा पाए जाते हैं। तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जितने भी तत्व या यौगिक हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अयस्क किसको कहते हैं, तो वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, मतलब सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होगा, वही कुछ वैसे ही खनिज अयस्क होगा जिससे धातु आसानी से और कम खर्च में निकल जाता हो। यदि कम खर्च आसानी से निकलता हो तो वह खनिज अयस्क कहला जाएगा। यदि उससे धातु को निकालने में बहुत खर्च आता हो और बहुत ही कठिनाई हो रहा हो तो उसको खनिज को हम अयस्क नहीं कहेंगे, खनिज रहेगा लेकिन अयस्क नहीं कहलाएगा। तो यह पहला अंतर है। दूसरा जो अंतर है यहाँ पर वह है कि सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है। जितने भी खनिज हैं सभी खनिज में बहुत तरह के धातु मिले होते हैं, लेकिन कोई कोई खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा कुछ रहेगा, जैसे लोहा का अयस्क है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, तो इस तरह का जो है, और भी क्रोमोलाइट है, तो इस तरह से क्रोमोलाइट ये सब बहुत तरह का, बॉक्साइड है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से जो भी है उसमें भी देखिएगा धातु के हर तरह के अयस्क में बहुत तरह के धातु मिले होते हैं, लेकिन सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा समान मिलेगा नहीं। कोई खनिज है जिसमें कोई धातु ज़्यादा मात्रा में मौजूद है और कोई खनिज में धातु कम मात्रा में मौजूद है।
उसी तरह से कहता है कि सभी अयस्कों में, यदि एक तरह का अयस्क है तो सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। ठीक है, मतलब जैसे हेमाटाइड है, लोहा का अयस्क हेमाटाइड है, उसमें यदि देखिएगा तो लोहा का जो प्रतिशत मात्रा है हर हेमाटाइड अयस्क में आपको समान मिलेगा। तीसरा कहता है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ खनिज में क्या होता है, अयस्क निकालने में, धातु प्राप्त करने में अधिक खर्च आ जाता है और आसानी से प्राप्त भी नहीं होता है। इसीलिए कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं और सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो यह आपका डिफरेंस था खनिज और अयस्क में। अब अगला जो टॉपिक हम लोग देखे थे वह था भर्जन और निस्तापन का। यह ठीक है, जो अयस्क होते हैं उस अयस्क से धातु प्राप्त करने में भर्जन या निस्तापन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत से अयस्क होते हैं इनसे डायरेक्ट धातु प्राप्त नहीं होता है। तो धातु नहीं प्राप्त होता है तो उसको धातु में प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, बहुत से धातुओं को, अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है और ऑक्साइड में बदलने के बाद फिर धातु की प्राप्ति होती है। तो उसी के लिए यह दो गो प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका जो पहला है वह है भर्जन, रोस्टिंग, और दूसरा है निस्तापन। यदि भर्जन के बारे में पूछेगा तो इधर का लिख दीजिए, निस्तापन के बारे में पूछ रहा है तो इधर वाला लिख दीजिए, राइट साइड वाला। तो भर्जन और निस्तापन में अंतर भी क्या है या परिभाषा, दोनों साथे है। कहता है कि इसमें पहला पॉइंट, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें जो भी अयस्क रहेगा उसको क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। और निस्तापन में क्या होगा, इसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना है और इसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना है। तो यह पहला अंतर हो गया। यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के साथ, किसके साथ है, यह सल्फाइड अयस्क के साथ, यह जो प्रक्रिया होगा यह सल्फाइड अयस्क के साथ प्रयुक्त होता है। और निस्तापन में क्या होता है कि यह जो प्रक्रिया होता है यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। कौन तरह के, कार्बोनेट अयस्क। ठीक है, यह सल्फाइड अयस्क के साथ भर्जन यूज होता है और निस्तापन कार्बोनेट अयस्क है तो उसको जो निस्तापन विधि से किया जाता है। तीसरा जो विधि है कि इस विधि में अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है, क्योंकि वायु की उपस्थिति में नहीं इसको किया जाता है गर्म, तो वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, इसलिए अयस्क जो है ऑक्सीकृत, ठीक है, उसकृत हो जाता है, मतलब उपचयन होता है। और इस विधि में अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, इसमें अयस्कों का होता है निर्जलीकरण, जो भी वाष्पशील अशुद्धियाँ हैं वह सब उड़ जाता है। और इसकी एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जिंक सल्फाइड है, तो जिंक सल्फाइड जो है, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में करने से जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। देखिए यह ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि धातु के निष्कर्षण में पहले अयस्क को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। उसी तरह से यहाँ कार्बोनेट है, इसको भी जब गर्म करिएगा तो गर्म करने से कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यह भी देखिए ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब इससे कैल्शियम प्राप्त करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यह हुआ आपको भर्जन और निस्तापन। तीसरा जो टॉपिक है वह है गैंग। ठीक है, गैंग मतलब अधात्री। अब गैंग होता क्या है, तो गैंग के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। पृथ्वी से खनित अयस्कों में, पृथ्वी से जो भी खाना जाता है अयस्क, खनिज जो निकला, खनिज में जो खनिज का ही जो आसानी से प्राप्त होने वाला जो पदार्थ है वो अयस्क हो जाता है, खनिज ही। तो जब खनित अयस्कों में, जमीन से खाना गया जो भी अयस्क है, खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत, बालू आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं और इन्हीं अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, गैंग या अधात्री भी कहते हैं। गैंग अंग्रेजी शब्द है और अधात्री क्या है, हिंदी शब्द है। तो गैंग या अधात्री कहते हैं। ठीक है, तो जो भी अयस्क है उसमें मिट्टी, रेत, बालू, ये सब बहुत तरह का कंकड़ पत्थर मिला रहता है। तो इन अशुद्धियों को इन अशुद्धियों को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, गैंग या धात्री कहा जाता है। या इन अशुद्धियों को अलग करने के लिए अलग अलग विधि है जो आपका सिलेबस में, किताब में नहीं है। ठीक है, बहुत कोई फेन पलवन विधि से किया जाता है, कोई चुंबकीय विधि से किया जाता है, और भी तरह के अलग अलग विधियां हैं। तो चलिए यह भी आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा गैंग क्या होता है। अगला है संक्षारण। संक्षारण मतलब धातु का ऊपरी परत का नष्ट होना। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कोरोजन कहा जाता है। संक्षारण है क्या, देख लीजिए इसका परिभाषा। जब किसी
धातु में जल, अम्ल आदि के द्वारा क्षरण होता है, उसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जब किसी धातु में जल हो, अम्ल हो, ठीक है, या हवा के द्वारा हो, ये कुछ भी कहे आदि के द्वारा क्षरण होता है तो उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लग जाना, तांबे का नीला पड़ना आदि, यह सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो धातु में जंग लगने का तो पता चल गया कि अम्ल या जल या इस सब के चलते जंग लग जाता है। लेकिन यदि धातु में जंग लग रहा है तो ऐसे धातु बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो उसको संक्षारण से बचने के उपाय क्या करना होगा, क्या क्या ऐसा उपाय करेंगे जिससे धातु जो है का ऊपरी परत नष्ट होने या धातु जो है पूरा सड़ने से बच जाए। तो इसके लिए जो आपको सबसे पहला उपाय करना पड़ेगा वह पेंट करके है। कोई भी धातु का जो चदरा हो या गेट ग्रिल हो, बक्सा हो, हम लोग इस सब में क्या करते हैं, या कोई मशीन है उसको क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। और पेंट करने से क्या होता है, उसको फिर उसका ऊपरी परत जो है पेंट होता है, पेंटे खराब होता है और नीचे का लेयर बचा रह जाता है, इसलिए धातु का क्षरण संक्षारण नहीं हो पाता है। दूसरा है तेल लगा के। बहुत से मशीनी पार्ट होते हैं जो चलने वाला चलायमान है, वहाँ पर यदि हमेशा मशीन चलने से या रह जाने से क्या होता है, जंग लगने लगता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तेल देते रहते हैं, स्नेहक भी कह सकते हैं, तेल देते रहते हैं। और तेल देने से वहाँ का पार्ट्स जो है हमेशा फ्री रहता है और आराम से घूमते रहता है। तो तेल लगा करके भी हम संक्षारण या जंग लगने से बचा सकते हैं। तीसरा है ग्रीस लगाकर। बहुत से घूमने वाले जो जगह हैं वहाँ पर यदि ग्रीस लगा दीजिएगा तो वह जगह जंग लगने से बच जाता है और ग्रीस के चलते वहाँ पर जंग लगता भी नहीं है। ठीक है, अगला है यसद लेपन। यसद लेपन क्या होता है, जिंक की परत चढ़ाकर। बहुत से आप देखेंगे बाजार में जाइएगा बाल्टी लेने, ठीक है, या बक्सा लेने, तो उसका ऊपरी परत शुरू एकदम सिल्वर कलर में चमकते रहता है। तो चमकने का मतलब क्या है, तो अंदर तो है धातु, लोहा का चदरा है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा दिया गया है, जिंक का। आजकल भी बहुत सा गेट ग्रिल का जो लोहा का आ रहा है वह जिंक लगा हुआ डायरेक्ट आ रहा है और उसको डायरेक्ट वेल्डिंग करके कर रहा है। तो उसमें क्या है, आपका पहले ही से जिंक चढ़ा हुआ है, तो वैसे गेट ग्रिल बना हुआ चीज़ में जंग लगता नहीं है। या रेलवे का बहुत सा देखिएगा कि पोल ये सब जो होता है, खंभा पोल ये सब, वो भी देखिएगा सिल्वर एगो पेंट से किया रहता। तो सिल्वर पेंट क्या है, यह जिंक की परत है, जिंक है उसी का पेंट किया गया है। अगला है क्रोमियम लेपन। क्रोमियम लेपन का मतलब है कि क्रोमियम का लेयर चढ़ा देना। कोई भी जब कोई धातु हो, ठीक है, लोहा का, ये सब का, लोहा का खास करके, तो उसके ऊपर देखिएगा क्रोमियम का लेयर चढ़ा दिया जाता है। जैसे आप देखोगे साइकिल का जो हैंडल होता है, बाइक का जो हैंडल होता है, सलेंसर होता है, वो देखिएगा एकदम चमकते रहता है और कितनों भी पानी उस पर पड़ता है वो हमेशा शाइनिंग रहता है, उसमें जंग लगता नहीं है। तो क्या है, लोहा के ऊपर क्या कर दिया गया है, क्रोमियम का, निकेल ये सब का परत चढ़ा दिया जाता है और चढ़ाने से वह हमेशा चमकते रहता है। तो क्रोमियम लेपन करने से भी धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। अगला है मिश्र धातु। यह सबसे अच्छा है, कोई धातु को मिश्र धातु में बदल देते हैं तो वह चीज़, वह बना हुआ उसका पार्ट्स या उसका बर्तन या कोई भी मशीन जो है वह जंग से भी बच जाता है और उसका लाइफ भी बढ़ जाता है। तो मिश्र धातु बना करके भी हम संक्षारण से बचा सकते हैं। अब है कि मिश्र धातु होता क्या है। तो मिश्र नाम से ही है, मिश्र मतलब मिला हुआ, धातु मतलब धातु, धातुओं को मिलाया हुआ। तब धातु कौन मिलेगा, तो धातु किस तरह से मिलाया जाता है, देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, समांगी मतलब एक निश्चित अनुपात में, जैसी तैसी नहीं, कम बेसी नहीं, एक निश्चित अनुपात में मिलाना है। तो मिलाना है तो मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। एक बार और परिभाषा समझ लेते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब मिश्र धातु बनता कैसे है, ऐसी थोड़े है कि सब धातु को मिला दीजिए मिश्र धातु होगा। तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा, पहले गलाना पड़ेगा और गला करके फिर उसको ठंडा करना पड़ेगा, या गला करके कोई दूसरा जो भी बर्तन या औजार बनाना है उसमें ढाल देना होगा सांचा में। तो इसमें क्या होता है कि इसे तैयार करने से पहले, ठीक है, तैयार करने से पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है, पहले उसको गर्म करके गला दिया जाता है, एवं उसमें दूसरे तत्वों को निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है, ठीक है। और जब अनुपात में मिल जाता है तो फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत में ठंडा कर लिया जाता है और ठंडा कर लेने के बाद वह मिश्र धातु बन जाता है। यदि उसको कोई तरह का सांचा में ढाल दीजिएगा तो उस तरह का बर्तन बन जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर का है, ड्यूरेलुमीन का है,
उसी तरह से अब इसमें एग्जाम्पल में कुछ हम लोग धातु के बारे में मिश्र धातु के बारे में समझते हैं। जैसे है पहला सोल्डर। सोल्डर क्या है? सोल्डिंग। सोल्डिंग मतलब वेल्डिंग करने वाला। आप देखिएगा कि लोहा का गेट ग्रिल बनाने वाला आदमी जो है लोहा के टुकड़ा को आपस में जोड़ते रहता है। तो जोड़ने में क्या करता है कि एक अपना जो उसका है वेल्डिंग करने वाला जो मशीन है, उस मशीन में एगो देखिएगा कि लोहा के जैसा एगो छड़ टाइप के छोटा लगा रहता है, और उसी को वहाँ पर रखता है और इलेक्ट्रिक के द्वारा, और वह गल करके वहाँ पर दोनों को आपस में जोड़ देता है। तो वह क्या है? सोल्डर है। सोल्डिंग है, वेल्डिंग करने में यूज हो रहा है। तो सोल्डर कौन सी का बना होता है? उसमें शीशा और टीन मिला होता है। दूसरा है पीतल। पीतल का बर्तन देखबे किए हैं। तो पीतल के बर्तन में क्या होता है? पीतल के बर्तन में तांबा और जस्ता मिला होता है। पीतल के बर्तन में क्या मिला होता है? तांबा और जस्ता। पीतल को याद करना है शॉर्ट में कि पीतल में क्या क्या मिला होता है, तो आप याद कर सकते हैं पिताजी से। क्या से याद कर सकते हैं? पिताजी से। पिताजी का मतलब पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। मतलब पिताजी में क्या मिले हुए हैं? तांबा और जिंक। पीतल में क्या मिला हुआ है? तांबा और जिंक मिला हुआ है। दूसरा है कांसा। कांसा में क्या मिला हुआ? कांसा भी मिश्र धातु है। तो कांसा में क्या मिला हुआ है? तांबा और टीन मिला हुआ है। तांबा और टीन, इसको याद रखना है। तो इसके लिए वर्ड है काटता। का से हो गया कांसा, ट से हो गया, त से हो गया तांबा, ट से हो गया टीन और ता से हो गया तांबा। ठीक है। कांसा में क्या है? तो टीन और तांबा है। अगला है सिनेबार। सिनेबार क्या होता है? सिनेबार सिंदूर को कहा गया है सिनेबार। ठीक है। तो सिनेबार में क्या मिला हुआ है? पारा और सल्फर। पारा और सल्फर, इसको अमलगम भी कहा जाता है। कोई भी धातु में, कोई भी मिश्र धातु में यदि पारा मिला हो तो वैसे मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। ठीक है। मिश्र धातु ही है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? उस मिश्र धातु में एगो पारा जरूर होना चाहिए। यदि उसमें पारा है तो समझिए कि अमलगम है। तो यह है सिनेबार। ठीक है। बहुत से सिंदूर का देखे होंगे प्रयोग जो है, आदमी कट उट छट जाता है, घाव इस सब जगह पर उसके जगह पर लगा देता है, तो वह घाव ठीक हो जाता है। ठीक होने का कारण क्या है? इस सल्फर है। सल्फर क्या होता है? सल्फर में सल्फर कीटाणुनाशक है, और इस सल्फर का प्रयोग कीटाणुओं को नष्ट करने में, घाव को सुखाने में किया जाता है। इसलिए जितना भी घाव सूखने वाला दवाई जो आदमी खाता है, ठीक है, वह सभी में सल्फर मिले होते हैं। जितना मलहम है उस सब में सल्फर मिला होता है, तो सल्फर का प्रयोग होता है। इसके अलावा और भी देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील, नाम सुने होंगे। घर के आजकल घर में सभी बर्तन स्टेनलेस स्टील के बर्तन का प्रयोग करता है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? लोहा होता है, और लोहा के साथ क्रोमियम मिला होता है। क्या मिला होता है? क्रोमियम। ठीक है। और स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, लेकिन लोहा के साथ साथ इसमें कार्बन भी मिला जाता है। लोहा में जब कार्बन मिला दीजिएगा तो वह लोहा थोड़ा सा कठोर हो जाएगा, लेकिन लोहा में जब क्रोमियम, ठीक है, या निकेल मिला दीजिएगा, ठीक है, क्रोमियम या निकेल, तो वह चमकदार हो जाता है। और चमकदार होने के चलते उसमें कभी स्टील के बर्तन में जंग लगता नहीं है। तो चलिए हम लोग छोटा छोटा जो टॉपिक था इस चैप्टर के अंतर्गत वह हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अगला बार जब हम टॉपिक जाएंगे जो VVI टॉपिक है, धातुओं का निष्कर्षण, मध्यम वर्ग के धातु, निम्न वर्ग के धातु और उच्च श्रेणी के जो भी धातु हैं, है ना, सक्रियता श्रेणी में स्थित, उन्होंने धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, और धातुओं का परिष्करण मीन्स शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, यह अगला हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति कैसे होता है? क्योंकि धातु तो प्योर होता नहीं है। पृथ्वी के अंदर से जो भी भूपर्पटी से जो धातु के स्रोत होते हैं वे खनिज और अयस्क के रूप में होते हैं। तो अयस्क से धातुओं की प्राप्ति, धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, इसके बारे में अब हम लोग आगे समझेंगे। तो धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए इसको 3 विधि में बांट दिया गया है, क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अधिक क्रियाशील होती हैं, कम होते हैं और बहुत ही कम होते हैं। तो क्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 वर्गों में कर दिए हैं। पहला है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। और जितने भी प्रत्येक वर्ग में आने वाले जितने भी धातुएं हैं, इन धातुओं के अयस्क से धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे अभी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निम्न
अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन धातु आते हैं, यही है। तो आप यहाँ पर एक देख रहे हैं टेबल। इस टेबल में क्या है, ये सब अधिक क्रियाशील धातु हैं। जिंक, फेरस और ये जो लीड है यह मध्यम श्रेणी के क्रियाशील धातु हैं, और ये जो कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, और सोना है, यह सब क्या है, कम क्रियाशील धातुएं हैं। तो ऐसे धातुएं जो होते हैं कम क्रियाशील धातुएं, ठीक है, तो ऐसे धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसी का वीडियो मैंने इसमें आज के टॉपिक में हम लोग समझ रहे हैं। तो इसमें जो पहला कैटेगरी है निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, इसके अंतर्गत पारा, तांबा, सिल्वर, सोना ये सब आते हैं। यह क्या है, कम क्रियाशील है। तो इसमें हम लोग केवल आपके बुक में पारा के बारे में जिक्र है और तांबा के बारे में, या दो गो के बारे में जिक्र है, तांबा और पारा। तो तांबा और पारा से धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, उसके अयस्क कौन है, इनके बारे में जानेंगे। तो पारा का जो अयस्क है वो अयस्क का नाम है सिनाबार, ठीक है, सिनाबार, जिसका फार्मूला HgS होता है। इसको इस सिंदूर भी कहा जाता है क्योंकि सिंदूर में सिनाबार ही मौजूद रहता है। सिनाबार जो है सल्फाइड अयस्क है, देख रहे हैं कि इसमें सल्फर है, और सल्फर होने के चलते यह क्या है, सल्फाइड अयस्क है। और सल्फाइड अयस्क होने के कारण इसे भर्जन विधि द्वारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदला जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं उसको भर्जन विधि से किया जाता है। भर्जन मतलब वायु की उपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है, और गर्म करके पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी यही है कि जो भर्जन विधि द्वारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदला जाता है, HgS जो है सिनाबार, इसको पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदला जाता है, और जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदला जाता है तो इसको और अधिक गर्म किया जाता है, और जब और अधिक गर्म करिएगा तो अधिक गर्म करने से मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है फिर पारा में बदल जाता है, ठीक है, पारा में अपचयित हो जाता है, और इस तरह से मरकरी प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इसका हम लोग समीकरण देख लेते हैं किस तरह से यह होता है, ठीक है, इसका होने का प्रोसेस क्या है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मरकरिक जो है HgS, ठीक है, यह मर्क्यूरिक सिनाबार का है फार्मूला। इसको भर्जन करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, ठीक है। तो गर्म करने से क्या होता है कि यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, और इधर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। अब इसको बंद कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। Hg यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 करना होगा। अब सल्फर 2 है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 2 करना होगा, सल्फर 2 हो गया, ठीक है। और इस तरह से ऑक्सीजन 2 और 2 दूनी के 4, 4 और 2 6, यहाँ 6 हो गया। अभी जो HgS है, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, तो यह जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है उस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर गर्म करेंगे। इसको क्या करना है, गर्म करना है, उष्मा देना है। यहाँ पर भी फिर और अधिक उष्मा देना है। जैसी मर्क्यूरिक ऑक्साइड में यह गर्म होकर हो जाता है, इसको करने से Hg और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन 2 है तो इसको 2 कर देंगे तो यहाँ बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मरकरी पारा प्राप्त हो जाता है। तो निम्न क्रियाशील वाले धातुओं से मरकरी कैसे प्राप्त होगा। एक और है तांबा। तांबा के बारे में हम लोग जानते हैं, यह भी कम क्रियाशील धातु है। तो इसका तांबा का जो अयस्क है उस अयस्क का नाम है कॉपर ग्लांस। ऐसे कॉपर ग्लांस है, ठीक है, ऐसे कॉपर ग्लांस भी है, 2-3 तरह का कॉपर पायराइड्स भी है। इस तरह से 2-3 गो तांबा का अयस्क होता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो बुक है उस बुक में कॉपर ग्लांस के बारे में ही जिक्र किया है। तो यहाँ जो अयस्क तांबा का अयस्क उसका नाम है कॉपर ग्लांस, जिसका फार्मूला है Cu2S, ठीक है। तो तांबा में क्या है, सल्फर मौजूद है, इसलिए तांबा सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है। इसलिए इसको जो यह कॉपर ग्लांस है वो कॉपर ग्लांस को भर्जन विधि से उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, और उच्च ताप पर जैसे ही गर्म करेंगे यह भी क्या होगा, क्यूप्रस जो है सल्फाइड है, सल्फर है, यह कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा। और फिर कॉपर ऑक्साइड को और अधिक गर्म करेंगे तो यह फिर तांबा प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से तांबा का प्राप्ति हो गया। चलिए आपको रिएक्शन दिखाते हैं। Cu2S प्लस ऑक्सीजन, जब इसको गर्म करिएगा तो Cu2O
प्लस SO2 बन जाएगा। अब इसको बैलेंस कर दिए, 2 है 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है और 1 3 हो गया ऑक्सीजन। तो इसको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, 2 लेना होगा। ठीक है, तो कॉपर यहाँ 4 हो गया तो 2 ले लीजिए। सल्फर क्या है, 2 है तो यहाँ 2 दे देना होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना हुआ, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 6 हो गया, 3 कर दीजिएगा तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा। अभी जो कॉपरस ऑक्साइड है इसको और अधिक गर्म करिएगा, सबको गर्म करना है, उष्मा देना है। जब हीट करिएगा, गर्म करिएगा, तो गर्म करने से क्या होगा, इसी का और मात्रा लिया जाएगा। ठीक है, इसी को और अधिक मात्रा लेकर के जब इसको साथे गर्म करिएगा तो गर्म करने से कॉपर प्राप्त होगा और फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। और इस तरह से कॉपर ग्लास को इसमें डालते दिया जाता है और इस तरह से तांबा प्राप्त होते चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला कोई भी सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो उसको पहले ऑक्साइड में बदला जाता है, और जब ऑक्साइड में बदल गया तो फिर उसको और गर्म करिएगा तब फिर तांबा की प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। कॉपर यहाँ 2 है, 2 4 है। ठीक है, यदि यहाँ बैलेंस करने के लिए सल्फर 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ लेके ऑक्सीजन 2 है, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। तो 1 है तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा। अब कॉपर कितना हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन 2 दूनी के 4 और 2 6, यहाँ 6 गो हो गया। और सल्फर 1 था, ऑक्सीजन 2 था, तो सल्फर 1 ऑक्सीजन 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। और इस तरह से तांबा की प्राप्ति हो जाता है। तो कम क्रियाशील धातुओं, अयस्क धातु वाले जो अयस्क होते हैं उनसे धातु प्राप्त करने के लिए आपको इसी तरह का विधि प्रयोग करना होगा, और उसमें सल्फर है तो भर्जन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा है मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम जो अभिक्रियाशील धातु हैं वैसे धातु में कौन आते हैं, तो इसमें जस्ता जिंक आता है, लोहा आता है, फिर और सीसा आता है, लीड। यह सब है मध्यम अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जो यहाँ आपका सिलेबस है वो केवल जस्ता के बारे में जानना है, लोहा और सीसा के बारे में नहीं जानने के लिए कह रहा है। तो आइए जस्ता के बारे में क्या है। तो जस्ता क्या है, प्रकृति में प्रायः जो है सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो जस्ता का जो सल्फाइड अयस्क है, जस्ता का जो सल्फाइड अयस्क है उसका नाम है जिंक ब्लेड, जिसका फार्मूला ZnS है। और दूसरा जस्ता का जो कार्बोनेट अयस्क है उसका नाम है केलेमाइन, जिसको ZnCO3 कहा गया है। ठीक है, ZnCO3 कहा गया है, यह इसका है। अब है कि सल्फाइड और कार्बन, क्योंकि यह जो है जस्ता जो है सल्फाइड अयस्क के रूप में भी है और कार्बोनेट अयस्क के रूप में है, और यह दोनों को पहले ऑक्साइड बनाना होगा। या तो जिंक ब्लेड से जिंक प्राप्त करिएगा तब वो इसको ऑक्साइड बनाना होगा, या केलेमाइन से भी आपको जिंक प्राप्त करना है तो इसको भी पहले कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी अयस्क है उसको पहले ऑक्साइड में बदलना है, और ऑक्साइड में जब बदल जाएगा तब फिर उससे धातु प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कहा है सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उसके ऑक्साइड में प्राप्त करना अधिक आसान होता है। अतः धातुओं के सल्फाइड को भर्जन द्वारा और कार्बोनेट को निस्तापन द्वारा, भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, आपको हम पहले पीछे में ही आपको हम समझा चुके हैं कि भर्जन किसको कहेंगे, निस्तापन किसको कहेंगे। तो जो यदि सल्फाइड अयस्क होगा तो उसको भर्जन विधि से, कार्बोनेट अयस्क होगा उसको निस्तापन विधि से पहले ऑक्साइड में बदला जाता है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है, और उसके बाद जो है अपचायक के रूप में किसको लिया जाता है, कार्बन को। और उसके बाद अपचायक के रूप में जब कार्बन के साथ जब उस ऑक्साइड को रिएक्शन कराइएगा तो उसके बाद वह धातु मतलब आपको जस्ता प्राप्त हो जाएगा। अब रिएक्शन देख लीजिए। ठीक है, जैसे ZnS क्या ले लेते हैं, ZnS। ठीक है, ZnS, इसको ऑक्सीजन में, भर्जन के लिए ऑक्सीजन में जब गर्म करेंगे तो ZnO और प्लस SO2 हो जाएगा। ठीक है, तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है आपको 6 गो है, तो इसको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो ऑक्सीजन यदि यहाँ पर 2 रखते हैं, हाँ चलिए 2 रखते हैं, तो जिंक 2 हो गया तो 2 कर देंगे, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ 2 4 हो गया, यहाँ 3 दूनी के 6 है, तो यहाँ पर 2 रखने से 2 दूनी के 4 होगा, सल्फर भी 2 गो हो गया। तो इस तरह से यह क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब आइए कार्बोनेट वाला। ठीक है, क्या है कार्बोनेट का, ZnCO3। जब इसको डायरेक्ट गर्म करिएगा
ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऊष्मा, गर्म करना है, इसको ऊष्मा है, क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है, भर्जन हो गया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अब इसमें देखिए ऑक्सीजन ने लिए हैं, इसकी उपस्थिति में गर्म करिएगा तो यह ZnO + CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए जिंक ऑक्साइड में बदल गया, सल्फाइड भी जिंक ऑक्साइड में बदल गया, कार्बोनेट भी जिंक ऑक्साइड में बदल गया। और यह जो जिंक ऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ उपचायक के रूप में क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्बन का प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड के साथ जब करिएगा तो जिंक अलगे हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलगे प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन अपचायक की उपस्थिति में जब इसको फिर गर्म किए तो गर्म करने से क्या प्राप्त हो गया, जिंक प्राप्त हो गया। इस तरह से जिंक की प्राप्ति हो जाती है। अब है कि उच्च क्रियाशील जो धातु हैं, जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु हैं, अधिक क्रियाशील धातु में कौन कौन आते हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, यह सब आते हैं। तो इन सब धातुओं को, इन सब जो धातु हैं उसको अयस्क से कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसके लिए हम लोग अब यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ये सब जितने भी तरह के धातुएं हैं, धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उस विधि का क्या नाम है, विद्युत अपघटनी अपचयन विधि। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी अपचयन जो विधि है उसी विधि द्वारा इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले इन्हें क्या कहता है, उन्हें गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसके लिए पहले इनको क्या किया जाता है, उनके गलित क्लोराइड के, उनको पहले गलित है, पहले गलित अवस्था में लाया जाता है। और गलित अवस्था में जब लाया जाता है तो विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसमें प्राप्त में क्या होता है, एनोड और कैथोड का प्रयोग किया जाता है। जो भी धातु का है उसके लवण को, ठीक है, जलीय लवण का एक घोल बनाया जाता है और विद्युत अपघटनी पात्र टैंक में रखा जाता है। और रखने के बाद जो शुद्ध धातु होता है वह कैथोड पर मिल जाता है और अशुद्ध धातु जो है एनोड पर प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि ऐसे को क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है और कैथोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है। कहाँ पर मिलेगा, कैथोड पर धातु मिलेगा और एनोड पर क्लोरीन जो है मुक्त हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड से यदि सोडियम करेंगे तो सोडियम कैथोड पर मिल जाएगा और क्लोरीन एनोड पर चला जाएगा। तो इस तरह से जो अशुद्धि के रूप में क्लोरीन है वो अलग हो जाएगा और सोडियम धातु कैथोड पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। अब है कि जो धातुओं का निष्कर्षण हो जाता है, धातुओं का जो निष्कर्षण हो जाता है उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, उसको प्योर प्राप्त करना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे इस यहाँ पर बुक में, आपका बुक में है तांबा का परिष्करण शुद्धिकरण का दिया गया है। यह तांबा का परिष्करण या शुद्धिकरण के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का प्रयोग किया जाता है और इसी विधि से ऐसे धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसमें तांबा हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, निकेल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा तांबा धातु का शुद्धिकरण किया जाता है और इस शुद्धिकरण करने में क्या किया जाता है, विद्युत अपघटनी सेल में, या जो विद्युत अपघटनी सेल है जिसमें धातु को शुद्ध करना है, इस सेल में क्या किया जाता है, कॉपर सल्फेट का, जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट का विलयन, जिंक है तो जिंक सल्फेट का विलयन, ठीक है, निकेल है तो निकेल सल्फेट का विलयन, तांबा है तो तांबा माने चांदी है तो चांदी का विलयन, कॉपर है, सोना है तो सोना का विलयन, उसका विलयन इसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो कॉपर यहाँ पर क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया जाता है, शुद्ध कॉपर धातु का कैथोड और अशुद्ध कॉपर धातु का एनोड लिया जाता है। इसमें क्या है, यह कॉपर धातु ही है लेकिन यह शुद्ध कॉपर धातु का है, कॉपर का एनोड बनाया गया है, इस शुद्ध धातु कॉपर का कैथोड बनाया गया है। ठीक है, विद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से शुद्ध कॉपर धातु कैथोड पर एवं विलय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती है। ठीक है, जब उसमें विद्युत करंट का जैसी प्रवाह करते हैं, स्विच जैसी ऑन करते हैं, तो विद्युत अपघटन क्रिया में जो शुद्ध धातु होता है वो गलने के बाद उसमें जितना भी शुद्ध तांबा है वह शुद्ध तांबा कैथोड पर चला जाता है और जितना भी घुलनशील जो अशुद्धि हैं वह सभी अशुद्धियाँ जो है एनोड पर चला जाता है और जो अविलय अशुद्धियाँ हैं जो नहीं घुल पा रहे हैं
ठीक है। तो वे अविलय जो अशुद्धियाँ होता हैं वह एनोड के नीचे कहाँ चल जाते हैं, एनोड के नीचे जमा हो जाते हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, जितना भी है शुद्ध, जितना भी कॉपर इससे शुद्ध कॉपर था वो सब यहाँ आ गया, और जितना इसमें से अशुद्ध कॉपर था वह या तो इसमें विलयन में घुल गया, और नहीं तो कुछ कुछ अविलय जो अशुद्धियाँ थे वे सब नीचे आकर के बैठ जाता है, जिसको एनोड पंख कहते हैं। और इस प्रकार प्राप्त जो Cu होता है वह 99.99% शुद्ध होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो धातुएं होते हैं वह धातुओं का शुद्धिकरण विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण जो विधि है, इस विधि के द्वारा शुद्धिकरण का काम किया जाता है। तो इस तरह से यह आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बुक के अंदर जितने भी तरह की मेन बातें थे वह सभी तरह के बातों को आपको हम सिखा दिए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगला वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।